नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दीक्षा क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज एक और उपयोगी एवं रोचक टॉपिक के साथ हम लोग आपके समक्ष आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले इन परीक्षाओं का माहौल चल रहा है और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके जहन में वो बात होगी, पर आज हम हाईलाइट करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या है एनसीईआरटी की बुक्स का महत्व। आज ये बहुत रोचक टॉपिक के साथ हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि अगर आपकी कोई जिज्ञासा है जो इस स्मॉल छोटे से प्रेजेंटेशन में कवर नहीं की गई है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम उसका तुरंत जवाब देगी और हमारे प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं आप अपनी प्रतिक्रिया भी बताइएगा, ताकि हम उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सके, कुछ और वैल्यू एडिशन कर सके। ये छोटे छोटे वीडियोस हम इसलिए आपके साथ में साझा कर रहे हैं, परीक्षाओं का माहौल है। कई बार परीक्षा की तैयारी के दौरान हम इन छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज एक रोचक टॉपिक हम लेके आए हैं कि परीक्षाओं के माहौल में इन इन जो उपयोगी परीक्षाएं हैं जो हमारे को हमारी सपनों की नौकरी दिला सकती है, उसमें एनसीईआरटी की पुस्तकों का क्या महत्व है, जानिए आज। तो स्टार्ट करते हैं इस रोचक प्रेजेंटेशन को। ऑल द बेस्ट गाइस। इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देने वाला हूं कि अंग्रेजी में कहावत है, बहुत स्ट्रांग कहावत है कि रूम विदाउट बुक्स इज जस्ट लाइक ए बॉडी विदाउट ए सोल। मतलब क्या है कि एक कमरा जिसमें किताबें नहीं है वो ऐसा लगता है कि किसी देह में आत्मा नहीं है। और एक बहुत स्ट्रांग मोटिवेशनल मैसेज और है कि एक किताब में इतनी दौलत छुपी होती है जितनी दौलत एक बैंक में भी नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बता रहा है कि किताबों का महत्व हमारे जीवन में क्या है। और आज इसी महत्व को उजागर करने के लिए हम आपके सामने वो बातें रखने वाले हैं जो सीधी एनसीईआरटी से जुड़ी हुई है। आपकी तैयारी को कैसे मजबूत करेगी, एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने की तकनीक क्या है, उसका महत्व क्या है, किस तरह के सवाल परीक्षाओं में सीधे पूछे जा रहे हैं, किस तरह के सवाल परीक्षाओं में इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं पर उनका बेस एनसीईआरटी की पुस्तकों में से निकल के आ रहा है। आज उन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। सबसे पहले तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो वो भी आप याद रखिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार छोटी छोटी फुल फॉर्म्स भी पूछी जा सकती है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, तो इसलिए हमने एक स्लाइड एनसीईआरटी की फुल फॉर्म समझाने के लिए दी गई। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब इस बार रीट की जो पात्रता परीक्षा हुई थी 2022 में, सबसे पहले हम उसी के साथ में प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बात तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो हम आज आपके सामने जो सवाल बताने वाले जो सीधे पूछे गए हैं, ये मेमोरी बेस्ड है। क्योंकि इस बार पेपर तो आया नहीं, तो हम मेमोरी बेस्ड एक प्रयास कर रहे हैं कि कुछ सीधे सवाल सीधे एनसीईआरटी की छठी कक्षाओं में से पूछे गए। तो इसका मतलब क्या है कि इस किताबों का महत्व क्या है, ये किताबें कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दीज बुक्स आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर आवर प्रिपरेशंस। बट कई बार अपन क्या है कि नजरअंदाज कर देते हैं। तो मैं आपको कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करने वाला हूं जो इस बार वर्ष 2022 रीट पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि अज्ञात शत्रु अपने मंत्री को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजता है, यह सवाल पूछा गया। तो ये कहां से, ये बौद्ध के कौन से ग्रंथ में से लिया गया है, यह सवाल था। ये छठी कक्षा के एनसीईआरटी बुक्स में एक बॉक्स बनाकर उन्होंने सीधा का सीधा इसमें से पूछ लिया है। तो उसका उत्तर यहां पे दिया हुआ है, दीघ निकाय, सीधा दिया हुआ है। पर कई बार हम ये छोटी छोटी चीजें भी नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक उदाहरण आपके सामने हमने रखा है। दूसरा सवाल देखिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। अब इसमें वेद के बारे में, वेद जितने भी वेद हैं उनके बारे में बताया गया है। इसमें से भी उन्होंने सीधा सवाल पूछ लिया, ऋग्वेद के बारे में सीधा सवाल पूछ लिया। जैसे कि सुक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, ये एक विकल्प था। दूसरा विकल्प क्या था, अग्नि, इंद्र और सोम। तो अग्नि, इंद्र की जगह दूसरे देवताओं के नाम डाल दिए गए। तो इस तरह से उन्होंने 4 शब्द 4 वाक्य सिर्फ इस पैराग्राफ में से यूं के यूं उठा लिए। तो अगर आपने तैयारी के दौरान इतनी डिटेल्ड पढ़ाई नहीं की है तो आपको परीक्षाओं में चुनौती का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। और यही हमको जगाता है, यही हमको मजबूत बनाता है कि अगर एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो बेसिक किताबें हैं,
अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ी है तो आप कितना आसानी से उस प्रश्न को जवाब दे पाएंगे, है ना दोस्तों। यही हमारा प्रयास है। अब तीसरा उदाहरण देखिए, एनसीईआरटी की किताबों में क्या होता है, एनसीईआरटी की बुक्स में चित्र, रेखा चित्र, कॉलम्स बनाए गए हैं। तो अगर आप कॉलम्स को देखेंगे, इस बार देखिए फ्रेंच, सीधा सवाल था फ्रेंच क्या है। तो फ्रेंच के लिए कौन सा कथन सही है। तो उन्होंने 4-5 कथन दिए, वो चारों पांचों कथन इसमें से ही बने, पूरे के पूरे पैराग्राफ में उन्होंने कथन बनाए। फिर नीचे लिखा गया कौन सा कथन सही है, 1, 2, 3 फ्रेंच के बारे में, 1, 3, 4। तो जिसको ये पूरा का पूरा बॉक्स पड़ा हुआ है फ्रेंच के बारे में, वो तुरंत जवाब दे देगा। उसके सामने उसकी तैयारी इतनी मजबूत होगी कि उसके सामने, आंखों के सामने एनसीईआरटी की किताब का वो पृष्ठ और वो चित्र दिखेगा और वो तुरंत उसका जवाब दे देगा। यही हम बताना चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं तक की जो किताबें हैं वो आपकी तैयारी का ढांचा इतना मजबूत कर देंगे कि आप उस पर अपनी ज्ञान रूपी इमारत कभी भी खड़ा कर सकते हैं, कभी भी खड़ी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर मान लो आप एनसीईआरटी की किताबें बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं तो आपके ज्ञान का ढांचा बहुत अच्छा बन गया है। अब आप कोई हायर डिग्री की उच्च किताबें पढ़ रहे हैं तो आपका कंसेप्ट बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। आप उस किताब को बहुत अच्छे से न्याय दे पाएंगे क्योंकि आपका जो ज्ञान का ढांचा है, जो सब्जेक्ट का ढांचा है, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वो बहुत मजबूत हो चुकी है क्योंकि आपने अपनी नींव की ईंट का बेस किस पे बनाया है, एनसीईआरटी की किताबों पे। ये है इसका महत्व। सीधे सवाल, ऐसे और भी कई उदाहरण हैं, ये तो हमने कुछ उदाहरण आपके सामने साझा किए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से कि ये सवाल सीधे यहां से उठाए गए हैं। तो अगर आपने तैयारी के दौरान रीट पात्रता परीक्षा जो 2022 की हुई है अभी, अगर एनसीईआरटी की किताबों को बहुत न्याय दिया है तो ये भी आपको न्याय देंगी इस रूप में। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक्स की कुछ चित्र हमने आपके सामने दिए, इस तरह से दिखती हैं, पूरे भारत में मिलती है। ठीक है, इनकी उपयोगिता क्या है कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 35 से 40% सवाल या तो सीधे या इनडायरेक्ट एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं। ये हमने एक आंकलन किया, उसके बाद में एक आपको जानकारी साझा कर रहे हैं कि ये है एनसीईआरटी का महत्व कि 35 से 40% सवाल लगभग एनसीईआरटी में या तो सीधे पूछे जाते हैं या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एनसीईआरटी बुक का महत्व क्या है। सबसे पहली बात तो क्या है कि एनसीईआरटी बुक्स की भाषा बहुत सरल है, बहुत सरल, बेहद सरल भाषा है, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद में प्रतिष्ठित लोग और अनुसंधान के बाद लेखन और प्रकाशन, एक तो बहुत प्रतिष्ठित लोगों द्वारा बहुत शोध करने के बाद उसको छापा जाता है, इनको बुक्स को छापा जाता है। तीसरा, प्रमाणित स्रोत, इनका जो डेटा होता है वो बहुत ऑथेंटिक होता है क्योंकि सरकार इसे छापती है, तो जो डेटा होता है वो बहुत प्रमाणित स्रोत से उठाया जाता है। आपकी प्रतियोगी परीक्षा में कई बार आंकड़े पूछे जाते हैं और अगर आपने इन बुक्स का सारा लिया हुआ है तो आप मान के चलिए कि आप आंकड़े कभी गलत नहीं करके आएंगे क्योंकि आपके जहन में वो सारे आंकड़े छप चुके हैं जो एनसीईआरटी की बुक्स में छपे हुए हैं। तो जिनका आंकड़ा होता है, जो स्रोत होता है आंकड़ों का, वो बहुत ऑथेंटिक होता है। देश भर के सभी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है ये। तो लैंग्वेज इज नॉट ए प्रॉब्लम। इफ यू आर ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यू कैन हैव इंग्लिश मीडियम बुक्स। अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो यू कैन हैव हिंदी मीडियम बुक्स। लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर फॉर एनसीईआरटी बुक्स। दोनों भाषाओं में ये विकल्प उपलब्ध है। आप अंग्रेजी पढ़ना चाहे अंग्रेजी पढ़िए, आप हिंदी माध्यम की किताबें पढ़ना चाहे हिंदी माध्यम कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। पुस्तकों के अध्ययन करने का सही तरीका क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आज हम बताएंगे कि टेक्निक्स क्या है, आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उसका बताएंगे आपको। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठों के साइड में दिया गया कंटेंट या कार्टून पात्रों के माध्यम से एनसीईआरटी एक बात का बहुत ध्यान रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि कोई भी कंटेंट के साथ में उसको सत्यापित करने के लिए आपको चित्र और कार्टून दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? बहुत सिंपल सा आंसर है, हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में 2 साइड होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। आपका जो लेफ्ट साइड है वो शब्दों को पकड़ता है, वो कंटेंट को पकड़ता है, वो कंटेंट को रजिस्टर करता है। आपके ब्रेन का जो राइट साइड है वो चित्र को पकड़ता है। तो चित्र से राइट साइड जो है इसकी मेमोरी, इससे आपकी मेमोरी, इसमें मेमोरी बहुत लंबी तक चलती है। चित्र बहुत जल्दी आपके दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाता है, आपका राइट साइड वाला ब्रेन उसको बहुत सालों तक आपके दिमाग में रखता है,
जिससे आपकी मेमोरी बहुत तेज हो जाती है। इसलिए एनसीईआरटी में कोई भी कंटेंट होगा तो उसके राइट साइड में चित्र दिया जाएगा, ताकि आपको उस कार्टून, उस चित्र को देख के आपकी जो मेमोरी है, बहुत याददाश्त है, बहुत कई वर्षों तक रहे और आपके राइट साइड का ब्रेन जो है वो काम में आए। लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो सिर्फ शब्द पकड़ता है, शब्द पकड़ लेगा, पर उससे याददाश्त इतनी दूर तक नहीं चलती। इसलिए कंटेंट के साथ में आपका चित्र भी दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में कंटेंट है, राइट हैंड साइड में आपका चित्र है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और एनसीईआरटी ने इसको बहुत सही से यूज किया है कि हमारे मस्तिष्क के दोनों भागों में कुछ न कुछ फूड जाए। तो आपके राइट हैंड साइड में वो चित्र जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में वो शब्द जाएंगे। चित्र आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा, कई वर्षों तक आपकी मेमोरी में रहेगा, आपके स्मरण में रहेगा वो कई वर्षों तक। अगर आपने चित्र को ठीक से पहचान लिया है, ड्रॉ कर लिया है, समझ लिया है, कंसेप्ट समझ लिया है, तो कई वर्षों तक वो आपके स्मरण में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण, आप पहली बार जब पढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण बिंदु को हाईलाइट करिए, चिन्हित करिए, उनके नोट्स बनाइए। उसके बाद में सबसे अच्छी बात क्या है, कठिन शब्दों को, वाक्यों का अर्थ खोजकर, कोई कठिन शब्द है तो उसका अर्थ खोजकर उसके भी नोट्स बनाइए। अध्याय के अंत में दिए गए रिक्त स्थान भरिए, आप मैच द फॉलोइंग करिए। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको हर एक बिंदु के बारे में डिटेल में नॉलेज होगी। आजकल ये भी देखा गया है, अगर आपने प्रथम रीडिंग करके एनसीईआरटी की बुक को छोड़ दिया है, इसका मतलब क्या है, आपने अपनी तैयारी जो है सतही स्तर पे कर रखी है। अगर आप सतही स्तर पे तैयारी करेंगे तो कई बार ऐसे सवाल है जो बीच में से पूछे जाते हैं, कंटेंट के बीच में से निकाले जाते हैं, वो छूट जाते हैं। इसलिए प्रथम रीडिंग के बाद में आपको द्वितीय रीडिंग करनी है। प्रथम रीडिंग में हो सकता है आपको 10-15 दिन लगे पढ़ने में, समय ज़्यादा लग जाए समझने में, कॉन्सेप्ट में, कोई चिंता की बात नहीं है। पर प्रथम रीडिंग आपने बहुत यज्ञ के रूप से की है 10-15 दिन लगा के, तो आप मान के चलिए कि द्वितीय रीडिंग जो है, आपकी सेकंड राउंड की रीडिंग है, वो कम समय लेगी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड रूप में क्या होता है, सेकंड रूप में आप मौखिक रूप से पढ़िए, क्योंकि आपने प्रथम रीडिंग में सब नोट्स बना रखे हैं, तो मौखिक रूप से पढ़ के रिवाइज करने का प्रयास कीजिए सेकंड रीडिंग में। और महत्वपूर्ण पंक्तियां, बिंदुओं को चिन्हित करिए, हाईलाइट करिए, महत्वपूर्ण पॉइंट्स, कुछ सन, कुछ कॉन्सेप्ट, उसको हाईलाइट कर दीजिए। तीसरा, चैप्टर के अध्ययन के पश्चात कठिन शब्दों का अर्थ खोजकर उन्हें संबंधित अनुभाग में नोट करना, उसे भी नोट करिए साइड में। इन नोट्स को नियमित रिवाइज करना। एनसीईआरटी की जो नोट्स होते हैं वो शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो बहुत काम आते हैं, आपकी जो निर्णायक तैयारी होती है उसमें बहुत काम आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग मतलब निर्णायक रीडिंग। पहली रीडिंग अगर आपकी 15 दिन की है, दूसरी रीडिंग हो सकती है आपकी 6 दिन में कंप्लीट हो गए, तीसरी रीडिंग हो सकती है आपकी कुछ 1 दिन में, 1.5 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो तीसरी रीडिंग में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है नोट करने का, वो ध्यान रखिए कि आपको क्विक रीडिंग का न्यूनतम समय में समाप्त करना है। आपको बहुत जल्दी न्यूनतम समय में इस रीडिंग को समाप्त करना है। सवालों को नोट्स बनाने हैं, कठिन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, और सारे जो चित्र है उनको वापस देखना है। हो सके तो पेन से अपने हाथ से चित्र खुद बना लीजिए। बोलते हैं ना, 100 बात बोली भी और 1 बात अपने हाथ से लिखी भी ज्यादा प्रभावशाली साबित होती है। ये उसका बेस्ट उदाहरण है। थर्ड रीडिंग में कुछ चित्र आप खुद बना लीजिए। एक बार चित्र आपने खुद ने बना लिया, अब उसको कोई नहीं बुला सकता। वो आपके राइट साइड में रजिस्टर्ड हो गया है। राइट साइड, जैसे मैंने बताया, आपके मस्तिष्क में राइट साइड में अगर वो रजिस्टर्ड हो गया है तो आपकी स्मरण शक्ति में कई वर्षों तक रहेगा वो। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था। हम हरदम बोलते हैं कि प्रयास में ही साहस है। आपको ये हमारा प्रेजेंटेशन कैसा लगा? आपका कोई सुझाव है, आपका कोई पॉइंट है जो कि हमारे इस छोटे से प्रयास में कवर नहीं किया गया है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे अपना बिंदु रखिए, हमारी टेक्निकल टीम तुरंत उसका जवाब देगी। और इस प्रेजेंटेशन को भी अगर आप सेव करना चाहते हैं तो ये हमारे कमेंट बॉक्स में सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, ताकि आप इसको बाद में भी यूज में ले सकते हैं। पीयूष पुरोहित, वाइस प्रेसिडेंट दीक्षा क्लासेस, साइनिंग ऑफ। हैव ए फैबुलस डे।